बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो मेरी एक दोस्त की भेजी हुई किताब के बारे में है। और मेरी ये दोस्त मेरी कोई 10 साल पुरानी दोस्त है इंडिया से, और मेरी इससे दोस्ती हुई थी इंटरनेट पे। और माशाल्लाह इतने सालों से हमारी दोस्ती अभी तक कायम है। तो 10 साल पहले मैंने तकरीबन रिबन एम्ब्रॉयडरी शुरू की थी और मैंने गूगल से सीखना शुरू किया था। इस दौरान में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खुद से बना लिए जिनका मैं जिक्र पिछली वीडियोस में कर चुकी हूँ, और बहुत से लोगों को तोहफे भी दे चुकी हूँ। और जो मेरे पास मेरे घर में एक फ्रेम्ड पड़ा हुआ है रिबन एम्ब्रॉयडरी से बनाया हुआ एक बाग, उसको मैं तफसील से डिस्कस भी कर चुकी हूँ। तो उसके बाद मुझे मेरी दोस्त ने अभी पिछले दिनों 24 मार्च को मुझे इसका ये गिफ्ट मिला, और ये किताब भी रिबन एम्ब्रॉयडरी के बारे में ही है। और इस किताब को मैंने हमेशा गूगल के सर्चेस के अंदर और इमेजेस के अंदर इसको देखा था, और मेरा दिल करता था कि काश कि ये मेरे पास होती तो मैं इससे आइडियाज़ लेती और मैं इसके मुताबिक नए नए प्रोजेक्ट्स बनाती। लेकिन कोई बात नहीं, अब भी कोई वक्त गुजरा नहीं, और इसी में से आइडियाज़ लेकर मैं नए नए प्रोजेक्ट्स बना सकती हूँ। बुनियादी काम तो मुझे आता है, बस अब इससे नए नए आइडियाज़ लेना बाकी है। तो चलें ठीक है, मैं आपको ये किताब खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर है क्या कुछ। किताब यहाँ से शुरू होती है, और मैंने ये कोशिश की है कि इसके अंदर जितने भी फूलों के नाम दिए हुए हैं उनको मैं गूगल पे सर्च करके उनके उर्दू नाम तलाश करने की कोशिश करूं। लेकिन ये नाम इतने मुश्किल हैं कुछ तो इनमें से कि मुझे बहुत ज़्यादा तलाश करने के बावजूद भी इनके उर्दू नाम नहीं मिले। हालांकि हमें अक्सर बागों में ये फूल इनमें से कुछ देखने को मिलते हैं। अब जैसे ये चाइनीज़ लैंटर्न है, मैंने इसे देखा है अक्सर घरों में, बागों में, लेकिन इसका उर्दू नाम मुझे नहीं मालूम। अब जैसे ये ऊपर पॉलीएंथस स्ट्रेट स्टिच का मतलब तो ये हुआ कि इसको आम जैसे बखिए का टांका होता है ना, उससे बनाना है। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इसका नाम मैंने बहुत ढूंढने के बावजूद भी जितना मैं हासिल कर पाई वो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि इसे हम कह सकते हैं कि ये गुच्छेदार फूल है। यानी कि ये छोटे छोटे फूल होते हैं जो एक गुच्छे की सूरत में हमें कुछ बागों में नज़र आते हैं। बाकी इसका एक ख़ास नाम उर्दू में मुझे कहीं भी नहीं मिला। और इसके अलावा ये जो दाएं तरफ बेल सी लटक रही है, इसका भी मुझे उर्दू में नाम नहीं मिला। लेकिन यकीनन आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं, चाहे वो टीवी पे ही क्यों ना हो, चाहे वो दूसरे मुल्कों के अंदर ही क्यों ना हो, ये वाले फूल ज़रूर देखे होंगे। और मैंने अपने बाग में भी ये जो बेल लटक रही है, ये जो हल्के जामुनी रंग की है, मैं ये बना चुकी हूँ। तो इसको बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। मैंने भी स्ट्रेट स्टिच इस्तेमाल की थी, बल्कि मैंने रिबन स्टिच इस्तेमाल की थी, बुनियादी रिबन टांका। और इस किताब के लिखने वाली खातून ने इसको रिबन से नहीं बल्कि धागे से बनाया है। और जब मैं वो बाग वाली वीडियो बना रही थी तो उस वक्त मैंने भी आपसे ही कहा था कि बेहतर होता कि इसके अंदर डिटेल लाने के लिए अगर मैं इसको धागे से बनाती और धागे से फ्रेंच नॉट्स बनाती और एक एक फूल को एक एक फ्रेंच नॉट के ज़रिए से दिखाती, तो उसमें ज़्यादा तफसील आती और वो ज़्यादा हकीकी या असली लगता। लेकिन खैर, हर बनाने वाले की अपनी अपनी अप्रोच, अपनी अपनी समझ होती है, और अपनी अपनी समझ के मुताबिक तख्लीक करने वाला उसे तख्लीक करता है। तो चलें देखते हैं अगले सफ़ों में क्या है। इस सफ़े पे किताब लिखने वाली ने बताया है कि हम रिबन एम्ब्रॉयडरी को कैसे कैसे कपड़ों पर कर सकते हैं। सबसे पहले उसने कैलिको का नाम लिया है। इसका जब मैंने उर्दू में मतलब तलाश किया तो मुझे कुछ यूँ मिला, कॉटन जिसके ऊपर प्रिंट छपा हुआ हो।
और इसके अलावा ये कहती है कि सिल्क नॉयल। अब सिल्क का तो हमें पता है कि रेशम को कहते हैं, लेकिन नॉयल का मतलब जो मुझे मिला वो था खाम, यानी कि ये कोई बहुत रिफाइंड किस्म का रेशम नहीं है, बल्कि रेशम का कीड़ा जो रेशम बुनता है तो उसमें से जो बचा खुचा रेशम होता है उससे कोई ख़ास किस्म का कपड़ा बनता है जिसको खाम रेशम कहते हैं। उसके ऊपर भी आप रिबन एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे मिला सिल्क डूपियन, और एक तो ये था सिल्क नॉयल यानी कि खाम, और दूसरा था सिल्क डूपियन। रेशम की ये भी एक किस्म होती है, लेकिन इसके ऊपर इसमें काम ज़्यादा होता है और इसको शायद उर्दू में हरीर कहते हैं। इसके अलावा सरफेस लिनन, लिनन से तो हम वाकिफ़ होंगे, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाई सरफेस लिनन से मुराद है कतान, और इस वाले लिनन और कॉटन इवन वीव से मुराद है सूती कपड़ा। तो मैं जो आज तक इस्तेमाल करती आई हूँ, कॉटन पे मैंने कम काम किया है और लिनन पे मैंने ज़्यादा किया है। और लिनन पे भी जो एक तो होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का थोड़ा महंगा, और दूसरा मिलता है जो थोड़ी कम क्वालिटी का होता है, सस्ता होता है। तो मेरा तजर्बा ये है कि आप दुकानदार से कहें कि जो सबसे अच्छी क्वालिटी का लिनन होता है थोड़ा महंगा होता है, लेकिन जब आप उसके ऊपर रिबन की कढ़ाई करते हैं तो वो उसमें सुराख कम पड़ते हैं और वो फटता कम है, वो मजबूत ज़्यादा होता है। तो मेरे तजर्बे के मुताबिक तो जो थोड़ा महंगा वाला लिनन है उस पे ज़्यादा अच्छा काम होता है। कॉटन पे मैंने थोड़ा सा किया था, लेकिन मेरा तजर्बा कॉटन के साथ इतना अच्छा नहीं है। इस सफ़े पे वो बताती हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ज़ाहिर है कि धागों की और रिबन्स की और कैंची की, और इसके अलावा जो मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया वो ये है। वो किताब के आखिरी हिस्से में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी बनाती है जो फैब्रिक पेंटिंग के हवाले से होते हैं। मैंने आज तक कभी फैब्रिक पेंटिंग की नहीं, हालांकि वैसे मैं पेंटिंग्स ड्राइंग्स वगैरह बनाती रहती हूँ, लेकिन कपड़े पे कभी नहीं की। तो इंशाल्लाह मैं इनसे इंस्पायर होके आखिर में हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा भी बना लूँ कि जिसमें कपड़े के ऊपर पेंटिंग बना के फिर उसके ऊपर रिबन एम्ब्रॉयडरी से फूल भी बना दें हम। इस सफ़े पे वो बताती हैं कि अगर हम रिबन का साइज़ छोटा लेंगे, मसलन जैसे 2 मिलीमीटर, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा इतना छोटा फूल निकलेगा। अगर हम 4 मिलीमीटर का लेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? अगर हम 7 मिलीमीटर का लेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? अगर हम 13 मिलीमीटर का लेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? और यहाँ इस सफ़े पे इन्होंने साइजेस भी दिए हुए हैं। हम लोग अपने अपने जो तस्वीर हम बनाने जा रहे हैं अपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से ज़रूरत के तहत रिबन का साइज़ बड़ा या छोटा लेंगे। जैसे मैंने अपने रिबन एम्ब्रॉयडरी के जो बाग था उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि दूर के जो फूल हैं वो छोटे नज़र आते हैं। सो छोटे फूलों के लिए हमें ये छोटे साइज़ के लेने पड़ेंगे, और जो करीब के फूल होते हैं वो बड़े दिखाई देते हैं, लिहाजा उनके लिए हमें ऐसे बड़े बड़े रिबन्स लेना पड़ेंगे। अब जब आप काम शुरू करेंगे तो उस वक्त आपकी ज़रूरत के तहत जो भी आपको रिबन की चौड़ाई चाहिए होगी उसके मुताबिक आप ख़ुद उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ इस सफ़े के ऊपर वो बुनियादी रिबन टांका यानी रिबन स्टिच सिखाती हैं, जो मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। और साथ वाले सफ़े पे वो ये बता रही हैं कि इस बुनियादी रिबन टांके के ज़रिए से हम किस किस्म के फूल बना सकते हैं। फूल तो बहुत सारे हैं। अब जैसे ये एनेमोन है, इसका मैंने उर्दू में मतलब तलाश करने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। एरम लिली, इसका मुझे मिला सोसन। ब्लूबेल, इसका मुझे मिला जंगली सुंबुल। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन फूलों को गौर से देखें या इन पर मज़ीद तहकीक करें तो इनका ये नाम लेकर और इसको गूगल सर्च में डालें, फिर उसके बाद इमेजेस में जाएं और इमेजेस में आपको पूरा सफ़ा मिलेगा इस किस्म के फूलों के की तस्वीरों का।
तो अगर आपने इस फूल के और भी एंगल्स देखने हैं या इनको ज़्यादा गौर से देखना है तो आप गूगल सर्च के अंदर इमेजेस को सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह फॉक्सग्लव इस फूल का नाम है। ये मैं बना चुकी हूँ अपने बाग के अंदर, लेकिन इसका मुझे उर्दू में नाम नहीं मिला। डेज़ी का मुझे नाम मिला गुलबहार। और इसका क्लेमेटिस, इसका मुझे नाम नहीं मिला, बस इतना मिला कि ये बेल की एक किस्म है, यानी ये जो फूल खिलते हैं ये बेल के अंदर खिलते हैं। लूपिन का मुझे उर्दू में नाम नहीं मिला। काफिर लिली अजीब सा नाम है, लेकिन इसका भी मुझे उर्दू में नाम नहीं मिला। ये जो दो फूल हैं पेंसीज, ये भी बहुत आम तौर पर मिल जाते हैं बागों में, और इसका मुझे उर्दू में करीब करीब ये नाम मिला बनफशा। और मेरे ख़्याल में ये इसके रंग की वजह से है, क्योंकि उर्दू में बनफशा मेरे ख़्याल में वॉयलेट कलर को कहते हैं। और ये तो रोज़ेज़ हैं, यानी कि गुलाब। और वॉयलेट का जब मैंने मतलब ढूंढा उर्दू में तो उसका भी बनफशा मिला, तो इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि वॉयलेट इसका नाम है और इसका रंग वॉयलेट है, तो उर्दू में बनफशा वॉयलेट रंग को ही कहते होंगे। इसका भी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं मिला, लेकिन इतना पता चला कि ये चीज़ जो है तुखमदान नस्ल की एक बेल, ये भी एक बेल ही है। इसके अलावा गुले लाला, ट्यूलिप्स, ये भी मैं अपने बाग के अंदर बना चुकी हूँ और दिखा चुकी हूँ, और ये भी हम बुनियादी रिबन टांके के ज़रिए से बना सकते हैं। सनफ्लावर, ये भी मैं अपने बाग के अंदर बना चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ, और इसको भी हम बुनियादी रिबन टांके के ज़रिए से बना सकते हैं। यानी एक सफ़े पे रिबन स्टिच और साथ वाले सफ़े पे इस रिबन स्टिच को हम कहाँ कहाँ किस किस फूल के बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी साथ में दिया हुआ। अगले सफ़े पे वो बताती हैं कि स्ट्रेट स्टिच, यानी जैसे बखिया होता है, जैसे हम आमतौर पर धागे को कपड़े के ऊपर से जब सुई से निकालते हैं तो दोबारा वापस ले जाते हैं, बिल्कुल सिंपल जैसे धागे से हम सिलाई करते हैं सुई धागे से, उसको कहते हैं स्ट्रेट स्टिच। क्यों? क्योंकि उसमें एक सीधी लाइन बनती चली जाती है। इसी तरह से हम रिबन के अंदर भी स्ट्रेट स्टिच को इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ से निकाला और यहाँ से वापस दोबारा अंदर ले गए, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सा टांका है। और इस इतनी सिंपल चीज़ के ज़रिए से भी हम पत्ते बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे क्या किया कि यहाँ से निकाला, वापस ले गए, और फिर सुई से इसको थोड़ा सा खींच के इसमें गोलाई या मोटाई पैदा कर दी। यानी कि एक सिंपल से टांके को लेकर हम उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, यानी कि सुई के ज़रिए से उसकी मोटाई गोलाई वगैरह को थोड़ा सा बदल के हम उसको कई तरह से शेप्स या शक्लें दे सकते हैं। यहाँ पे उसने दिखाया है कि अगर यहाँ से हम निकालें और यहाँ तक ले जाएं तो फिर सुई को थोड़ा सा टेढ़ा करके उसको खींचने से हम पत्ते को कैसे शक्ल दे सकते हैं। अब इस स्ट्रेट स्टिच के ज़रिए से हम कितनी मुख्तलिफ़ तरह के फूल बना सकते हैं वो साथ वाले सफ़े पे बताती है। उसमें भी नाम कुछ मुश्किल हैं और फूलों की इकसाम ढेर सारी हैं। मैंने कोशिश की है कि उर्दू में उनके नाम पता करने की कोशिश करूं। सबसे पहले एस्टर है, उसका मैंने पता लगाया तो पता चला कि गुले मीना। साथ में उसके गंदम है, गंदम की पत्तियां भी स्ट्रेट स्टिच से बनी है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर उसके ऊपर क्या किया कि पतला धागा उसी रंग में लेकर यहाँ से ऐसे ऐसे डंडियाँ सी बना दी हैं। तो ये भी बहुत बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं। अगला था कॉर्नफ्लावर, इसका मैंने नाम पता करने की कोशिश की तो मिला तरनजान, मैंने खुद पहली दफ़ा सुना है। अगला था क्रोकस, इसका मिला जिनसे ज़ाफ़रानी, यानी कि ये ज़ाफ़रान की ही नस्ल का कोई पौधा होगा। अगला मिला डैफोडिल, इसका मतलब पता किया तो आबी नरगिस, यानी कि ये पानी में खिलता होगा नरगिस का फूल। इसके अलावा हाइड्रेंजिया, गुले इदरीसी,
और जेरेनियम, गुले शमादानी। हो सकता है कि ये मतलब खिल के ये इस तरह बहुत रोशन रोशन सा लगता हो, इसलिए इसका नाम गुले शमादानी रख दिया गया हो। अगला मिला नार्सिसस, ये वाला, और इसको तो हमें पता है कि नरगिस कहते हैं। ये रहा फ्यूशिया, ये मैं शायद बना चुकी हूँ। ये ऐसे होता है जैसे किसी ने घंटी को या बेल को उल्टा कर दिया। ये असल भी बहुत खूबसूरत होता है। इसको इंग्लिश में फ्यूशिया कहते हैं और इसका मुझे उर्दू नाम नहीं मिला। उससे अगला था मैरीगोल्ड, इसका मुझे नाम मिला गुले मरियम। इसके अलावा प्रिमरोज़, इसका मुझे मिला जंगली गुलाब। और ये पेरीविंकल आम तौर पे गमलों में होता है, लेकिन मुझे इसका उर्दू नाम नहीं मिला। और ये रहा वॉलफ्लावर, इसमें ये भी एक किस्म की झाड़ी या बूटी होती है और पीले से लेकर हल्का पीला, तेज़ जर्द या पीला रंग, और ये नारंगी, ये सारे रंग एक ही झाड़ी के अंदर पाए जाते हैं। और ये फुली ओपन रोज़, यानी गुलाब का खिला हुआ फूल जो कि पूरी तरह से खुल चुका है। और ये रहा सिंगल रोज़, यानी कि एक अकेला गुलाब। ये बहुत ज़्यादा खिला हुआ है, इसके अंदर पत्ते बहुत ज़्यादा हैं। और ये तो मैं पिछली वीडियो में बना भी चुकी हूँ। और ये रहा रेड हॉट पोकर, और इसको रेड हॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कोयले की तरह ये दहक रहा हो, उस तरह के ये रंग दे रहा है। तो जिस खातून ने भी ये किताब बनाई है और जिसने भी इतना सोच समझ के और फूलों के बारे में इतनी तहकीक करके उनकी इकसाम तलाश कर करके उनको रिबन एम्ब्रॉयडरी में बनाने की कोशिश की है, वो यकीनन बहुत क्रिएटिव खातून थी। और उनका जो ज़ौक़ है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और वक्त के साथ साथ हम भी इंशाल्लाह इन सारी इकसाम को रिबन एम्ब्रॉयडरी के अंदर जो मैंने अभी तक नहीं बनाई, मैं इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगी। अगले सफ़े पे वो बताती हैं गैदरिंग टेक्निक्स। गैदरिंग टेक्निक्स अभी तक मैंने आपको नहीं सिखाई, लेकिन मैं ख़ुद इनको कर चुकी हूँ और इसके ज़रिए से भी बहुत सारे फूल बनाए जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और मेरे ख्याल में शायद आप कर भी चुके होंगे। बचपन से हम अपनी अम्मियों को देखते आते हैं, जब वो हमारे कपड़ों पे फ्रिल्स वगैरह बनाती थी तो उसके लिए गैदरिंग ही इस्तेमाल होती है। लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता होता कि उसका होम इकोनॉमिक्स के अंदर या एम्ब्रॉयडरी के अंदर या कढ़ाई के अंदर उसको क्या ख़ास नाम दिया जाता है, वरना चीज़ें हमें बुनियादी तौर पर अक्सर पहले से पता होती हैं। अच्छा, अब इसके साथ वाले सफ़े पे इन्होंने बताया कि गैदरिंग के तरीके से हम कौन कौन से फूल बना सकते हैं। सबसे पहला फूल है कार्नेशन। ये मैं बना चुकी हूँ, लेकिन मेरे रिबन एम्ब्रॉयडरी बाग के अंदर ये नहीं है, बल्कि मैंने अपनी बहन के लिए एक स्वेटर पे काम किया था और उस स्वेटर के ऊपर मैंने ये वाला फूल बनाया था। और उस स्वेटर के इस फूल की तस्वीर मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी है। और मेरे फेसबुक पेज का नाम भी शीन्स कॉर्नर ही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके एल्बम के अंदर जाकर बहुत से तरह तरह के फूल आपको मज़ीद नज़र आएंगे। और अगर उनके बारे में कोई सवाल करना है तो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर कोई कमेंट में आप मुझसे कोई सवाल भी कर सकते हैं। अच्छा, अगला फूल जो है कैटकिन, और इसके बारे में जब मैंने तलाश किया गूगल पे तो मुझे मिला गोंचा, यानी कि एक एक गोंचे के अंदर काफ़ी सारे फूल हैं। और एक और जो मतलब मुझे मिला वो था बिल्ली की दुम से मुशाबे। वाकई ये जो फूल हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्ली की दुमें हैं। ये रहा फ्यूशिया। अब यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो तख्लीक कार होता है वो एक ही चीज़ को कभी कभार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाने की कोशिश करता है। अब इस खातून ने पिछले उसके ऊपर इसी फूल को फ्यूशिया को
और दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश की थी। ये रहा, ये फ्यूशिया। फूल वही है लेकिन उनका तरीका मुख्तलिफ है। और अब इस अगले सफ़े पे इसी फूल को इन्होंने फ्यूशिया, इसी फूल को इन्होंने गैदरिंग के तरीके से बनाने की कोशिश की है। अब ये देखने वाले के ऊपर है कि वो क्या समझता है कि पिछला तरीका ज़्यादा बेहतर था इस फूल को बनाने के लिए या ये अगला वाला। और हम इस चीज़ को जज किस बुनियाद पे करते हैं? मैं तो कम से कम इस बुनियाद पे करती हूँ कि फूल हकीकत से कितना करीब तर है, यानी कि कितना हकीकी नज़र आता है। तो जिस तरीके से फूल ज़्यादा हकीकी नज़र आएगा मैं उसी तरीके को इख्तियार करूँगी। कम से कम ये मेरा मयार है। अब अगला देखते हैं। गैदरिंग टेक्निक के ज़रिए से आम गुलाबी फूल बनाए गए हैं। अगला है पियोनी। इसका नाम जब मैंने तलाश किया तो ऊद सलीब मिला। इसके अलावा होली हॉक, और इसका जब मैंने नाम तलाश किया तो मुझे उर्दू में मिला गुले ज़ख़ीरा या गुले चेहरा। तो मैंने इससे ये मतलब अख़ज़ किया कि ये जो फूल है, एक तो ये लंबा होता है, देखें इस तरह से लंबा फूल है, और चूंकि इसमें फूल बहुत ज़्यादा होते हैं तो शायद इसी वजह से इसको गुले ज़ख़ीरा कहते हैं, क्योंकि ये देखने में फूलों का ज़ख़ीरा नज़र आता है। और इसके अलावा हैं पॉपीज़। पॉपीज़ तो मेरे रिबन एम्ब्रॉयडरी वाले बाग के अंदर भी थे, और इसको उर्दू में कहते हैं खशखाश या अफ्यून का पौधा। इसके अलावा है लार्कस्पर, और इसका मुझे मतलब मिला एक किस्म का छोटा दरख्त, यानी ये दरख्त नुमा फूल ही है। ये भी गुले ज़ख़ीरा की तरह ही है, और इसमें भी एक ही शाख के अंदर काफ़ी सारे फूल पाए जाते हैं। इसके अलावा रोज़ेज़, और रोज़ेज़ यानी कि गुलाब के फूल, और गुलाब के फूल भी हम इस तरह गैदरिंग टेक्निक से बना सकते हैं। मैंने एक दफ़ा क्या किया था कि गुलाब का फूल जो बीच वाला उसका हिस्सा है उसको मैंने अपने तरीके से बनाया था, जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। उसके बाद बीच वाला हिस्सा बनाने के बाद मैंने उसको गैदरिंग टेक्निक से बड़ा किया था। किसी दिन आपको गुलाब का फूल बनाने का ये दूसरा तरीका भी इंशाल्लाह सिखाऊंगी। इसके अलावा ये स्केबियस का फूल है, इसका भी मैंने मतलब तलाश करने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिला। और गूगल के ऊपर तस्वीरों में जब मैंने इसको देखा तो इसका रंग हल्का जामुनी था, यानी कि लाइट पर्पल, और इसके अंदर पत्ते काफ़ी ज़्यादा थे। और ये फूल मैं देख चुकी हूँ, मुझे नज़र आ चुका है बागों में, आपने यकीनन देखा होगा। अगर आप मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल के अंदर सर्च करें इमेजेस को, और आप देखें, यकीनन आप भी इससे वाकिफ़ होंगे। इस सफ़े पे वो बताती हैं लेज़ी डेज़ी स्टिच के बारे में। लेज़ी डेज़ी स्टिच का आपको पता होगा कि इसको उर्दू में कहते हैं जंजीर टांका। पहला स्टेप ये रहा, यहाँ से पहले रिबन निकाला, फिर उसके साथ यहाँ पे दोबारा अंदर इसको सीने की कोशिश की। कुछ इस तरह का लूप सा बन गया, गौर से देखें, कुछ इस तरह का लूप सा बन गया। उसके बाद क्या करते हैं, अगले स्टेप में इसके बीच में से दोबारा से निकाल के वापस ले जाते हैं। उसके बाद इसकी आखिरी शक्ल कुछ ऐसी निकलती है। दोबारा से पहले यहाँ से निकाल के दोबारा यहाँ ले आए, उसके बाद कुछ ऐसी शक्ल बन गई इसकी। अब यहाँ से इसके बीच में से दोबारा सुई निकाली और वापस ले गए।
उसके बाद आखिर में कुछ ऐसी शक्ल बन जाती है। जंजीरी टांका आपने बचपन में धागे से ज़रूर किया होगा। यहाँ पे ये सिर्फ रिबन से किया गया है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। और जंजीरी टांका में हम क्या करते थे, उस जंजीर को, जैसे ये एक जंजीर की कड़ी बनी तो उस जंजीर को हम आगे 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 बढ़ाते चले जाते थे। यानी एक कड़ी, फिर दूसरी कड़ी, फिर तीसरी कड़ी, इस तरह से वो जंजीर बन जाती थी। लेकिन यहाँ पे हम कड़ियाँ नहीं बना रहे हैं, बल्कि सिर्फ एक ही कड़ी बना रहे हैं। और अमूमन रिबन की कढ़ाई के अंदर ये जो एक कड़ी है, ये एक पत्ती का वो किरदार अदा करती है, यानी कि एक पत्ती की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम, वो नेक्स्ट स्टेप्स में है। जैसे ये दो कड़ियाँ हैं, ये एक कड़ी, ये दूसरी कड़ी। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको आयरस का फूल कहते हैं, सोसन का फूल उर्दू में। यहाँ पे हमने क्या किया, एक कड़ी बनाई, यहाँ से फिर लिया और यहाँ पे कड़ी बनाई और यहाँ पे इसको ऊपर रोक दिया। अगली बनाने के बजाय इसको यहीं पे रोक दिया, ख़त्म कर दिया। इसी तरह से दूसरा फूल बनाया, दो फूल बन गए। और उसके बाद ये धागे से इन्होंने इसकी टहनी बनाई है और ये रिबन से इसके लंबे 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 पत्ते बनाए हैं। अब यानी ये जो कड़ियाँ हैं, जंजीर की कड़ियाँ, इनके ज़रिए से हम दूसरे फूल भी बना सकते हैं। इसको ब्रूम फ्लावर कहते हैं। इसका मुझे उर्दू में मतलब तो नहीं मिला, लेकिन जब मैंने गूगल पे सर्च किया, इसकी तस्वीरें देखी, तो मुझे ये पता चला कि ये एक आम जंगली सी झाड़ी है जो अमूमन गमलों के अंदर और बागों के अंदर खुद से ही निकल आती है। यानी कि हम कहीं नर्सरी से इसको लेकर नहीं आते, बिकती नहीं है, बल्कि हर जगह खुद से खिल आती है। ये आपने भी ज़रूर देखी होगी। अब इसमें पते की बात यह है कि आप गौर से अगर देखें तो ये जो फूल बनाए हैं खातून ने, इन्हीं कड़ियों के जरिए से बनाए। जैसे ये कड़ी, ऐसे जंजीर की एक कड़ी और इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया। ये कड़ी गौर से अगर देखें करीब से तो ये जंजीरी टांके की कड़ियाँ हैं दरअसल। और दूर से अगर हम इनको देखें तो ये हमें फूलों का इम्प्रेशन देती हैं। बाकी टहनी वगैरह ये धागे से बनाई हुई है और ये जो पत्ते हैं हरे रंग के, ये बुनियादी रिबन टांके से बनाए गए हैं। इसके अलावा ये फूल, इसका मुझे उर्दू नाम नहीं मिला सिवाय इसके कि अमरीकी बेद। और इसको भी गौर से करीब से देखें तो ये जो इसके फूल हैं, ये भी वही जंजीरी टांके की कड़ियाँ हैं असल में। गौर से देखें, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन कड़ियों को यहाँ पे इस खातून ने मोटे धागे से बनाया है। जैसे इसको गौर से देखें, इसको गौर से देखें, ये वही कड़ियाँ हैं, मगर मेरे अंदाजे के मुताबिक ये रिबन के बजाय इन्होंने मोटे धागे से बनाई है। अगला है रोज़, यानी कि गुलाब का फूल। और ये भी गुलाब का फूल तो इन्होंने जंजीरी टांके से नहीं बनाया, मगर इसके ये जो छोटे वाले फूल हैं, इनको यानी कि गुलाब की कलियां जो भी पूरी तरह से खिली नहीं है, इसके अंदर इन्होंने जंजीरी टांके की कड़ियां इस्तेमाल की हैं। अगर गौर से देखा जाए, एक तो ये नीचे है और एक ये ऊपर, और यहाँ ख़त्म कर दिया इसको, ये कड़ी, और ऊपर इसको ख़त्म कर दिया, आगे सिलसिला नहीं गया। ये भी एक कली बन गई, ये भी एक कली बन गई। फिर आखिर में क्या किया इन्होंने, कली बनाने के बाद हरे रंग के धागे से ये और ये पतले पतले बना दिए। इसको मेरे ख्याल में इंग्लिश में इनको सेपल्स कहते हैं, अब उर्दू में मुझे नहीं मालूम। जो कली के नीचे से निकले हुए होते हैं, पत्ते तो नहीं होते मगर पतले पतले से हरे रंग के होते हैं। तो इस तरह से ये भी इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा हकीकी नज़र आ रहा है, बिल्कुल असली नज़र आ रहा है। ये बनाने वाले का कमाल होता है कि वो
कौन से टांके को कहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल करे कि वो बिल्कुल हकीकत का रूप नज़र आए। यही उसकी तख्लीक़कारी की सलाहियत का सबूत होता है। अगले सफ़ों में कुछ और मज़ीद प्रोजेक्ट्स हैं, मसलन फैब्रिक पेंटिंग वाला, उसने मुझे मुतासिर किया है और मेरा दिल करता है कि मैं आइंदा उसको भी कहीं इस्तेमाल करूं। एक तो मुझे ये पसंद आया क्योंकि इसका पस मंज़र या बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल काला है, काले के ऊपर ये रंग बहुत खिल रहे हैं, बहुत नुमाया और बहुत वाज़े नज़र आ रहे हैं। ये मेरे ख़्याल में कौन से फूल हैं, अफ़यून के फूल, खशखाश के, मेरे ख़्याल में वही हैं, या तो वो होंगे या फिर सुर्ख रंग के गुलाब होंगे। लेकिन यहाँ पे काले बैकग्राउंड के ऊपर, काले कपड़े के ऊपर ये बहुत उठ रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। और साथ में गंदुम के खोशे, फ्लावर अरेंजमेंट के अंदर गंदुम के खोशे अमूमन इस्तेमाल होते हैं और पत्तियों की जगह ये भी एक तरह से कंट्रास्ट दे रहे हैं। फूलों के साथ, ताज़ा फूलों के साथ ड्राई अरेंजमेंट की चीज़ लगा दी गई है जो इस वक्त यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रही है। और मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं कहीं आगे जाकर गंदुम को अपने नए प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करूं। एक ये मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा, इसके अंदर इन्होंने ब्लैकबेरीज इस्तेमाल की हैं, यानी कि काले बेर वाले फूल। ये काली बेरें हैं छोटी छोटी और ये इनके साथ फूल हैं। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने पहले कहीं इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं बनाया। इसके अलावा हाँ, ये रहा स्टेंसिलिंग अ बैकग्राउंड। इसके अंदर इन्होंने फैब्रिक पेंट के ज़रिए से गमले बनाए हैं। ये मैंने अपने आज तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कपड़े के ऊपर कभी तस्वीर नहीं बनाई। मेरा जो पिछला फ्रेंच नॉट वाला प्रोजेक्ट था जिसके अंदर मैंने चेरी ब्लॉसम्स बनाए थे और पीछे तस्वीर बनाई थी जापान की, तो उसके लिए भी मुझे चार्ट पेपर का इस्तेमाल करना पड़ा था क्योंकि तस्वीर मैं चार्ट के ऊपर भी ही बना सकती हूँ। और मैंने उसके ऊपर 14वीं का चांद बनाया था और कुछ बिल्डिंग वगैरह बनाई थी और अभी तक वो मेरा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। और उसके अंदर भी आपने देखा होगा उसकी वीडियो में कि मैं जब वो बनाती हूँ तो चूँकि वो चार्ट पेपर के ऊपर है इसलिए मेरा जो रिबन है बहुत ज़्यादा फंसता है। मुझे सुई निकालने में बहुत मुश्किल पेश आती है क्योंकि मुझे पहले सुराख करना पड़ता है। सुराख कर भी लूँ तो फिर रिबन के साथ सुई निकालने में बड़ी मुश्किल पेश आती है क्योंकि रिबन तो मोटा होता है वगैरह वगैरह। तो चार्ट के ऊपर कढ़ाई करने से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है कि कपड़े के ऊपर ही कढ़ाई कर ली जाए और कपड़े के ऊपर फैब्रिक पेंट कर लिया जाए इस तरीके से, चाहे वो गमले हों, चाहे वो कोई मंज़र हो या कुछ भी हो। और जब मैं कराची में रहती थी तो मेरे जहन में एक और आइडिया आया था और मेरा बड़ा दिल किया था एक दफ़ा कि मैं कायद आज़म के घर की तस्वीर बनाऊं। मैं कायद आज़म के घर गई थी और मेरा बड़ा दिल किया था कि मैं कायद आज़म के घर की तस्वीर बनाऊं और वो पेंटिंग तो होगी पेंटिंग, मगर जो उनके घर का लॉन है, यानी कि घर के बैरूनी हिस्से में बहुत बड़ा लॉन था, तो मेरे जहन में ये आइडिया आया था कि मैं तस्वीर बनाऊं घर की और लॉन के अंदर जो फूल हैं वो मैं रिबन एम्ब्रॉयडरी से बनाऊं। तो वो आइडिया मेरे दिल में ही रह गया और मैंने कभी उसको हकीकत का रूप इसलिए नहीं दिया क्योंकि चार्ट पेपर के ऊपर तस्वीर तो मैं बना लूँ, लेकिन चार्ट पेपर के ऊपर फिर वही मसला कि फूल बड़ी मुश्किल से बनते हैं। तो अब जब मैं ये देख रही हूँ कि इस खातून ने फैब्रिक के ऊपर यानी कपड़े के ऊपर पेंट करके तो आसानी से उसके ऊपर कढ़ाई भी कर ली, तो मेरे जहन में ये आइडिया आता है कि क्यों ना मैं कायद आज़म के घर को कपड़े के ऊपर बनाऊं फैब्रिक पेंट के ज़रिए से और फिर उसके बैरूनी हिस्से के लॉन के अंदर फूल जो हैं वो रिबन एम्ब्रॉयडरी से बनाऊं। तो
तो मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा, जो मैं इतने सालों से देख रही थी कि मैं कायद आज़म का घर बनाऊं कराची वाला, और उसके आंगन में रिबन एम्ब्रॉयडरी से फूल बनाऊं। तो अब मुझे वो मुमकिन होता नज़र आता है। इस किताब से मैं ये देख लूँगी कि फैब्रिक पेंट्स कौन से होते हैं, उनका इस्तेमाल कैसा होता है, और उसके बाद इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा मैं इंशाल्लाह अपने उस कायद आज़म के घर वाले प्रोजेक्ट को ज़रूर पूरा करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, और जैसे जैसे मैं आगे काम करती जाऊंगी रिबन एम्ब्रॉयडरी के ऊपर, जैसे जैसे मुझे फ़रागत मिलती जाएगी, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती चली जाऊंगी, और इंशाल्लाह आपकी दिलचस्पी को बरकरार रखूंगी। और मेरे चैनल से इंशाल्लाह आप बहुत कुछ क्रिएटिव और तख्लीकी काम ज़रूर सीखेंगे, और आप इसको मशगले के तौर पर अपनाएंगे। और ये मशगला इस लिहाज से भी आपके काम आएगा कि मशगले अपनाने से इंसान जो है डिप्रेशन से बच जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो ख़ुद काम करता जाता है इंसान अपने आप को खुद ही शाबाशी देता चला जाता है। किसी और की तरफ से हौसला अफजाई की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब हम अपना कोई काम इस तरह का करते हैं, जैसे स्वेटर बुनना या कढ़ाई करना, तो वो काम बजाते ख़ुद इतना रिवॉर्डिंग होता है, यानी कि उसका जो नतीजा निकलता है वो बजाते ख़ुद हमारे लिए इतना बड़ा इनाम होता है कि हमें दूसरों की हौसला अफजाई की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कम अज़ कम ये मेरा तजर्बा है। तो अपने आप को इमोशनली हेल्दी रखने के लिए, यानी ज़हनी सुकून के लिए भी इन मशगलों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। चलें, आज के लिए इतना ही। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।